हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरीश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का मैं अमरीश चंद हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम सभी लोग भारत भूगोल की सीरीज का शुभारंभ किए हुए हैं। इसके पहले एरिया मतलब क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज दूसरे वीडियो में हम लोगों ने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोग एक बार कंफर्म हो लें कि वीडियो की क्वालिटी या फिर आवाज़ क्लियर और स्पष्ट है कि नहीं। एक बार कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे भी दोस्तों हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं और ये अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का कहाँ से कहाँ तक है, आज इसी वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बार ये बता दिया जाए कि ये जो वीडियो है घटना समसामयिकी घटना चक्र पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके टॉपिक को हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। और पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक बात यह लिखी गई है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, अर्थात यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं। से उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ध्यान देंगे, जो विषुवत रेखा है, अर्थात ध्यान देंगे हम लोग, जो भूमध्य रेखा है, इसके बीच से खींची गई रेखा को इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक ना। इसके केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, जो ये मापी गई कोणीय दूरी है और ये 90 अंश तक आ जाता है। फिर ये मापी गई कोणीय दूरी, ठीक है ना, 90 अंश तक आता है, अर्थात इनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। एक बार फिर कंफर्म हो लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा पृथ्वी हो गई और ये क्या हो गया भाई? भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ केंद्र से हम जैसे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40, 50, 90, 100 तक, यहाँ 90 तक जाते हैं। फिर वैसे ही 10, 20 से लेते हुए हम 90 तक आते हैं। फिर 10, 20, 30, ठीक है ना, ऐसे जो है यहाँ से लेकर के यहाँ 90 तक, और यहाँ से चलते हैं तो यहाँ तक 90। ये जो रेखाओं को हम मिला देते हैं एक कोण से दूसरे कोण को, यही रेखा पूर्व से पश्चिम, ध्यान देंगे क्या कहा गया भाई? पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो बीच वाली रेखा है, इसके सभी समानांतर रेखाएं होती हैं। यही बातें कह रहा है। आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे कह रहा है अक्षांश में अंश, मिनट और सेकेंड भी दर्शाया जाता है। क्या क्या दर्शाया जाता है भाई? अंश दर्शाया जाता है, मिनट दर्शाया जाता है और सेकेंड भी दर्शाया जाता है। तो ध्यान देंगे, जैसे लिखा गया है 2 अंश, तो हम इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं। 5 मिनट, तो इसके ऊपर एक ऐसे करते हैं और लिख दिया 25 सेकेंड, तो यहाँ ऐसे ये लिखते हैं। इसकी कोडिंग भाषा है, मतलब अंश हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो है वह शून्य अंश की रेखा होती है। शून्य अंश अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। ये विषुवत रेखा, ये विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में जो भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित
रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जैसे थोड़ा सा इस मैप में हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया भाई भूमध्य रेखा, जो शून्य अंश की रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ केंद्र से जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 जितना होते हैं 90 अंश तक आता है। यहाँ भी से ऐसे यदि हम कोण बनाए तो यहाँ 90 अंश तक, यहाँ से भी हम लोग बनाते हैं तो आते थे यहाँ 90 अंश तक, यहाँ भी हम लोग बनाते हैं तो यहाँ आते आते 90 अंश तक होता है। इन रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस भूमध्य रेखा के ध्यान देंगे। अब इस भूमध्य रेखा के ये जो बीच वाली रेखा है, इसके ऊपर को उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ध्यान देंगे, उत्तरी अक्षांश रेखाएं इनको और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं इन्हीं को कहा जाता है। अर्थात जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश रेखाएं कही जाएंगी, जो भूमध्य रेखा के नीचे हैं वो दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की बात करते हैं। देशांतर की बात कर लेते हैं हम लोग भाई, देशांतर रेखा की ही समझ लेते हैं। देखिए वृत्त है, बीच से जो रेखा आती है उसे प्रधान देशांतर रेखा या शून्य अंश की देशांतर रेखा खींची जाती है। यह लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है और यहीं से पूरे विश्व का मानक समय ज्ञात किया जाता है, इसलिए ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, शून्य अंश देशांतर रेखा कहा जाता है और इसी को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। इसके पूर्व वाले को पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है और पश्चिम वाले को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं 180 अंश होती है, ये भी रेखाएं 180 अंश होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की बात करते हैं। आगे की बात किया जाता है और आगे ध्यान देंगे, यदि अक्षांश रेखाओं को ध्यान देंगे, यदि अक्षांश रेखाओं को एक अंश के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं होती हैं। फिर से थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। भूमध्य रेखा से हम ऊपर चलते हैं तो टोटल 90 अंश आते हैं, लेकिन यहाँ रेखा खींचने की बात कहा जा रहा है। एक एक अंश पर खींचेंगे तो हमारा 90 होना चाहिए, लेकिन जो लास्ट में 90 वाला होता है वो केवल एक बिंदु रह जाता है। ठीक है ना, अर्थात वह रेखा नहीं हो पाता है, केवल बिंदु वाला होता है। तो रेखाएं कितनी होती हैं भाई, उत्तर में भी 89 होती हैं और दक्षिण में भी आते हैं तो कितनी होती हैं, 89 रेखाएं होती हैं। यदि इनको टोटल संख्याओं की बात कर दिया जाए तो 0 अंश और ये 89 और ये 89 मिल करके कितने हो जाते हैं, 179 होते हैं, 179 रेखाएं हो जाती हैं। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अर्थात एक रेखा खींची गई एक अंश पर तो दूसरे अंश पर जो रेखा खींची जाएगी उसी रेखा को क्या कहा जाता है, ये कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। आगे की बात किया जाता है और आगे ध्यान देते हैं। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर या देशांतर रेखा कहा जाता है। इसे ही ग्रीनविच या मीन टाइम भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ध्यान देंगे, प्रधान यामोत्तर रेखा शून्य अंश की देशांतर रेखा होती है। ठीक है भाई, ध्यान देते हैं हम लोग भी इसको। ये पृथ्वी हो गई। हम लोगों ने एक जो इधर खींचे थे उसे फिर से देखते हैं भाई ना। 2 रेखा आपको बनाते हैं, 2 वृत्त बनाते हैं, दोनों वृत्त को समझिएगा। एक हम लोगों ने समझ लिया इधर से रेखाएं खींची जाती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। एक रेखा इधर से खींची जाती है, इसे 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा खींचा जाता है।
एक 0 अंश के बाद जो भी रेखाएं खींची जाएंगी वो हल्की सी तिरछी होती जाती हैं। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि जो हमारा ग्लोब है, हमारा पृथ्वी है, वह कैसा है? गोल है, ठीक है ना। इस गोल पर इस तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा खींची गई है, ध्यान देंगे, जो बीच से रेखा खींची गई है इसे क्या कहा जाता है? प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। ये रेखा 0 अंश की रेखा होती है। ये लंदन एक देश है, नाम सुने होंगे ना, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लंदन में एक शहर है, उसका नाम है ग्रीनविच शहर। ये यहीं से रेखा गुजरती है और यही प्रधान देशांतर रेखा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग। प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। प्रधान यामोत्तर से पूर्व पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है भाई। समानांतर रेखाएं जो होती हैं वह समानांतर नहीं होती हैं, बल्कि आपको दिखाया गया है ऐसे, ठीक है ना, वह ज़्यादा और कम है, समानांतर एक समान नहीं है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में 111 किलोमीटर ही होता है। ठीक है दोस्तों, एक पुनः इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखते हैं भाई, जब तक समझेंगे नहीं आगे बढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ये ध्यान देंगे, यहाँ से जो ये रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी की बात किया जा रहा है। तो ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर इनकी दूरी होती है 111.33 किलोमीटर, लेकिन यहाँ आते हैं तो इनकी दूरी होती है 0 हो जाती है। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है, इनकी जितनी दूरी है, समान दूरी है, वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत अक्षांशीय विस्तार, ध्यान देंगे, जो पूर्व भारत है पूर्व से उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम इसको क्या कह सकते हैं भाई? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्यों? क्योंकि भारत का जो देखेंगे, भारत इसमें स्थित है, तो यहाँ से ये उत्तर हो गया और यहाँ से क्या हो गया? पूर्व, इसलिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में अवस्थित है। आगे की बात कर लेते हैं। भारत संपूर्ण रूप से, जो भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? ध्यान देंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यो पूर्वी, इसके देशांतर की बात किया जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन सा भाई? उष्ण एवं उपोष्ण, या हम उसको कह सकते हैं उष्ण और शीतोष्ण वाले भागों में। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग, और आगे ध्यान देंगे, ये दोनों जो कटिबंध हैं ना, निम्न अक्षांश 0 से 90 अक्षांश की ओर जाने पर दिन रात में की अवधि में जो समय है उसमें अंतर हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, एक बार पुनः हम लोग समझ लेते हैं भाई। इसमें ध्यान देंगे, हम यहाँ अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। तो जो अक्षांश होता है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। ध्यान देंगे, कहाँ जाता है भाई? पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, इसे अक्षांश कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर आता है, लेकिन ये समानांतर नहीं होता है,
और ये समानांतर होता है। ठीक, ये समानांतर होता है, समानांतर नहीं होता है। इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर ये 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। ये रेखाएं कितनी होती हैं भाई? यदि हम इसको जोड़ लिया जाए तो 90 प्लस 90 प्लस 181 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर और यहाँ ध्रुव पर तो दो रेखाएं नहीं बनती बल्कि दो बिंदु बन जाते, इसलिए दो इसमें से कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? अब 181 में से दो कम कर लेते हैं हम लोग, तो 179 179 रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये 180 अंश की रेखाएं होती हैं, इधर भी 180 अंश की रेखाएं होती हैं। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाते हैं भाई? 360 रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। भारत विस्तृत है, ध्यान देंगे, भारत विस्तृत है या भारत का विस्तार कितने अक्षांश तक है? ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे भारत का विस्तार, विस्तृत मतलब यहाँ देशांतर की बात पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि विस्तृत, इसमें देखिए देशांतर अक्षांश से दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? अक्षांश से दिया हुआ है। तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट कोई दिया है इसमें, देखेंगे 17 ये गलत दे दिया हुआ है। देखिए 37.6 होना चाहिए, 37.6 एक में भी नहीं दिया हुआ, इसलिए सब क्या होंगे? गलत। अर्थात इसमें से उत्तर क्या होगा? ये वाला होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए वही दिया हुआ है डी। ठीक है ना? सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखाओं, ध्यान देंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से एक से भी होकर गुजरता है, मतलब किस एक स्थान से गुजर सकता है? तो थोड़ा मैपिंग देखेंगे, सिक्किम कहाँ है? ठीक है ना? और उसके सामने कौन सा स्थान आएगा? राजस्थान से गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न और दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें 2 ही प्रश्न हैं, बाकी आज हम लोग तीसरे रेखा कर्क और मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज हम लोगों ने अध्ययन किया है और ये अध्ययन केवल हम लोग विस्तार की बात किए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।